प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौमी असेंबली में एक बड़ा इंकशाफ कर दिया जनाब कि एक सिटिंग मिनिस्टर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, जाहिर सी बात है कि वो उस वक्त हुकूमत में थे, तो उन्होंने जनाब ये धमकी दी थी कि अगर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस नहीं ली तो मार्शल लॉ लग सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस कैपेसिटी में एक सिटिंग प्राइम जो मिनिस्टर है वो क्या ऐसी धमकी दे सकता है और क्या वाकई में धमकी दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। आलिया हमजा मलिक साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे। आलिया साहबा, आप लोग तो डराने धमकाने पे, धमकियां देने पर उतर आए थे, ऐसा है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी ये इंकशाफ कर रहे हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे सिर्फ इतना बता दें सलमान साहब, मतलब ये जोकरों की हुकूमत में इनकी कांपे अभी से टांगना शुरू हो गई हैं। हमने तो कहा उस वफाकी वजीर का नाम भी बताएं जिसने इनको कहा है। वैसे तो हमने कल सुना था कि अब्बा जान की भी टांगें कांपना शुरू हुई थी और उन्होंने अपनी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आखिर में जो लाइन कही थी उससे भी यू टर्न ले लिया था। और आज जो DGISPR की जो सारी स्टेटमेंट आई है उसके बाद तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मरियम नवाज को भी वीगो लेने आएंगे, आसिफ जरदारी भी जाएंगे, ख्वाजा आसिफ भी जाएंगे, सारों को बंद हो जाएगा। मसला इन लोगों के साथ सिर्फ इतना है कि ये जोकर आकर इस मुल्क पर मुसल्लत तो हो गए, लेकिन ना इनकी कोई तैयारी थी। सिर्फ इनका एक ही मकसद था, बुग़्ज़े इमरान में आए थे सारे के सारे, और बुग़्ज़े इमरान में आकर जो इस मुल्क का इन्होंने तमाशा बना दिया, जो इस मुल्क के साथ इन्होंने इस वक्त ये जो खिलवाड़ हो रहा है, मतलब आज आप ये देखें कि ये क्यों इस पर बात नहीं करें। यहाँ पर तो रोज़ हमें सुनाया जाता था डॉलर कहाँ पर जा रहा है, आज डॉलर 192 को भी क्रॉस कर गया और 193 का भी मार्केट में नहीं मिल रहा। स्टॉक मार्केट 1400 पॉइंट एक दिन कम हुई, 700 पॉइंट एक दिन कम हुई, 500 पॉइंट एक दिन कम हुई। बिजली की कीमतों में 4 दफ़ा ये जो है इंक्रीज कर चुके हैं। उसके अलावा आटा, चीनी, ये तो महंगाई के नाम पर आए थे। आज हमें ये पता चला कि महंगाई का तो सिर्फ नाम था, इन्होंने अपने केसेस को महंगाई का नाम दिया हुआ था। अच्छा। जो आज हरकतें हुई हैं, तो मुझे तो ये उम्मीद थी कि जिस तरह से 2 दिन पहले कौमी असेंबली के अंदर इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके एक करारदाद आई थी वहां पर पाक आर्मी की फेवर में, आज उसी तरह की करारदाद ये जो बिलावल जरदारी साहब हैं अपने अब्बा हजूर के, मरियम नवाज के और ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट लेकर आएंगे और पाक फौज की हमायत में खड़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इन्होंने आज बातें की हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, दराड़ बेसिकली ये अवाम को दिखाना चाहते हैं कि जी 2 में दराड़ होगी। एक कह रहे इंतखाबात करो, दूसरा कह रहे नहीं पहले इस्तिलाहात करो फिर हम इंतखाबात में जाएंगे। सो अब अवाम इनके चेहरे पहचान चुकी है, अवाम एक ही बात करी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस ये 12 पार्टियां हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बयानात दें। वहाँ पर ये कहें कि एक कह रहे हैं इंतखाबात होने चाहिए, दूसरा कह रहे हैं इंतखाबात नहीं होने चाहिए। जो मर्जी करें, आपको मिलकर मुकाबला करना है। एक इंतखाबी निशान आपको मिलना चाहिए, एक सीट पर आप लोग खड़े हो, PTI से मुकाबला करें, हम बुरी तरह से आपको हरा कर आएंगे। और जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा था, इलेक्शन कमीशन को लोटा का सिंबल भी दे देना। लेकिन जो आप बात कर रही है ना, आप जो बात की जगह पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, आप सब जानते ही होंगे, वहां पर गए थे शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ से मिलने के लिए, और ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्शंस चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि जनाब उनको लिए मुश्किल हो रहा है हुकूमत चलाना और चाहते हैं इलेक्शंस हो जाएं। तो जरदारी साहब तो सबसे बड़ी रुकावट है इसमें बने हुए, तो आपको लगता है इनके अंदर भी तसादुम हो रहा है? सबसे पहले तो सलमान साहब एक मैं आपको बात बता दूं, इमरान खान साहब ना, क्यों हम उनके बारे में ये बात करते हैं कि उनकी जो फार साइटेडनेस है, उनका जो विजन और उनका जो विजडम है ना, वो मतलब ये कोई ऐसी नहीं बस से दीवार देखना होता है। जो लोग जिनका विजन इतना ज़बरदस्त हो, उन्होंने नसीम ज़ारा साहब का एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बड़ा अरसा पहले ये कहा था कि आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, यानी मिल के ये लोग जो है ना वारदात डालते हैं। चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी क्या था, 5 साल तुम हुकूमत करोगे, 5 साल मैं हुकूमत करूंगा, 5 साल तुम लूटोगे, 5 साल मैं लूटूंगा। अब हुआ क्या है, इमरान खान के आने के बाद इनका वो चूरन तो बिकना बंद हो गया। अब जब अवाम पहचान गई है कि PDM एक ही है, ऑपोजिशन, हकीकी ऑपोजिशन इमरान खान है, वर्सेस गवर्नमेंट में ये सारे हैं। अब इन्होंने इलेक्शन में भी तो जाना है। जब इन्होंने इलेक्शन में जाना है तो ये जो आज तक जो जियाले और पटवारी थे वो आपस में लड़ते बढ़ते थे। एक कहता था
अब इनके एक जगह जियो भुट्टो के नारे लगेंगे, एक जगह जाकर ज़ियाउल हक के नारे लगेंगे, तीसरी जगह जाकर डीजल के नारे लगेंगे। तो इनको अब ये परेशानी है कि हम करेंगे क्या आगे इलेक्शन में, ये सिर्फ दिखा। अच्छा, लेकिन इलेक्शन से पहले एक और बात की जा रही है, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे थे कि खान साहब को हो सकता है इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, या ये कहे तो ज्यादा गलत नहीं होगा कि जनाब लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। अब वो पार्टी के मेंबर तो है नहीं, लेकिन पार्टी में ज्यादा मुतहरिक होता है। आप पार्टी की मेंबर है, इस तरह की इतलात है आपकी पार्टी में? मैं सबसे पहले ये बता दूं कि लॉन्ग मार्च कह लें आप इसको जो भी कह लें, ये गिरफ्तारियां करेंगे हम। गिरफ्तारियों से हम पहले तो हमारा ये है कि जी गिरफ्तार हमने नहीं होना, इसलिए गिरफ्तार नहीं होना कि हम ये चाहते हैं कि हम ये जो गुल्लू भट्टो की हुकूमत है उसका मुकाबला करें। अच्छा। और अगर खान साहब के बारे में ये कह रही हूँ, अगर उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है तो मैं आज आपको बता रही हूँ ये मुल्क जाम होगा। अच्छा। फिर कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ये इस मुल्क को इंतशार और अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये जो सिलसिला इन्होंने 7 मार्च से शुरू किया था, इसका एजेंडा सिर्फ इमरान खान को गिराना नहीं था। अच्छा। इसका एजेंडा इससे बढ़ के था। इसका एजेंडा इस मुल्क की जो चलती हुई माशियत है उस पे शब खून मारना था, इस मुल्क की जमहूरियत पे शब खून मारना था, इस मुल्क के ऊपर एक ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करना था जो ना सिर्फ अमेरिका की कठपुतली है, इसराइल की कठपुतली है, इंडिया की कठपुतली है। अच्छा। आप ये देखें कि इंडिया से क्यों ट्रेड एम्बेसडर वहां पर अपॉइंट किया जाए, ट्रेड मिनिस्टर वहां पर अपॉइंट किया जा रहा है 2017 के बाद। ये जितना मर्जी डिनाई करें, ट्रेड एम्बेसडर ट्रेड की के जिससे कह लें कि अगर मैंने किसी मुल्क से अपने ट्रेड टाइज एस्टैब्लिश करने हैं तो मैं वहां पर, मैं खुद कॉमर्स को देखती हूँ, वहां पर ट्रेड मिनिस्टर रखा जाता है। आप इसराइल में पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में यहाँ नवाज शरीफ साहब ने इसराइल में वफ्द भेजा था JUIF के मिनिस्टर को, और एक अब जो है पाकिस्तानी वफ्द जा रहे हैं और उनकी तस्वीर आ चुकी है, उसमें वो लोग शामिल हैं जो मरियम नवाज से मिलते रहे, जो बाकी इनकी लीडरशिप से मिलते रहे। और तीसरा अमेरिका का, तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रही है कि ये जो 3 रोजा दौरा हुआ था वो किस पर्पस के लिए हुआ था, जिसको पाकिस्तानियों से तो छुपाया गया था, लेकिन आज अमेरिका ने बता दिया कि वहां पर एक 3 रोजा दौरा हुआ है। अब पूछना तो ये था कि जो ये हमारे इम्पोर्टेड हुकूमत के जो मुंशी साहब हैं, मुंशी खारजा हैं, वो तो जा रहे हैं किसी गजाई किल्लत की कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो उससे क्या ताल्लुक है न्यूट्रल्स का? ये सारी चीजें अवाम के जहनों के अंदर सवाल उठाती हैं कि ये कौन सी ऐसी चीज। अच्छा, लेकिन एक और मामला भी है, मैं क्योंकि वक्त की किल्लत है मैं चाह आपसे कर लूं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जो अदालती फैसला आया था उसको आज आप लोगों ने चैलेंज कर दिया, देर नहीं कर दी मेहरबा आते आते। मैं ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैंने आपके लिए एक टाइमलाइन बनाई थी और मैं चाह रही थी कि आपके तवज्जुह से अवाम को जरूर बताऊं। ये मुझे लग रहा था जैसे कायदे आज़म के 14 नकात थे ना, इसी तरह ये 33 सवालात हैं, मैं मेन इसमें से बताऊंगी। ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को पढ़ाए जाएंगे और बच्चों ये मतलब हिस्ट्री एक लिखी जा रही है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की। जो आप ये बात करें, आपको याद है दोपहर 12 बजे हम इसी रिव्यू पिटिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन हमें ये कहा गया था कि इतवार का रोज है और अदालतें बंद हैं। अब जरा ये सुनिएगा, देखें जी, जब जुर्म सरजद हुआ ही नहीं था तो रात को 12 बजे अदालत क्यों लगी? अच्छा, कैदियों की वैन क्यों आई? 9 अप्रैल को स्टेट मशीनरी किसके इशारे पर काम करी थी? एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट क्यों हुआ? अमेरिकी सफीर से मिलते ही लोगों के जमीर क्यों जाग गए? सिंध हाउस में क्या हुआ? पैसों की बोरियां कैसे पहुंची? और वही लोगों को दिखा के क्यों इत्तेहादियों को मुनहरिफ किया गया? असद कैसर साहब को जो आर्टिकल 6 लगाने की धमकी थी वो किसने दी? अदालती फैसला आने वाली रात को शहबाज शरीफ से किसकी मुलाकात हुई? शहबाज शरीफ साहब ये जो रमजान की 3 रातें किससे जाकर मिलते रहे? अमेरिका खुल्ला मुदाखलत कर रहा था और अमेरिका को कैसे पता था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस आने से एक दिन पहले के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही है? बिलावल ने असेंबली में क्यों कहा कि जिस दिन बाप हमारे साथ आ गई थी उसी दिन खान साहब को पता चल जाना चाहिए था कि फौज हमारे साथ नहीं, फौज PTI के साथ नहीं है? नवाज शरीफ साहब से कौन मिला था? बैरूनी मुदाखलत को रोका क्यों? आपने तो पूरी चार्जशीट तैयार कर ली है।
अवाम के सवाल है और आम अवाम इस सवाल से ज्यादा चार्जशीट लग रही है। फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो 10 बजे खुलती है, आपको पता है कि उस पिटिशन के ऊपर जो डेट थी वो मार्च की थी। ये सारी चीजें ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। यही अवाम के सवाल है। अवाम ये पूछना चाहती है कि जो अदालत जो मतलब ये सेइंग एक किस्म की आप ये कह लें कि जी हम तो आज तक देखते थे कि तराजू सिर्फ नापने तोलने के लिए रखा जाता है, चाहे वो कारोबार के लिए तराजू रखा जाए, चाहे वो अदालत का तराजू रखा जाए। तो अवाम की बेइतबारी इस वक्त इदारों लेकिन आपको लगता है फंडिंग का मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है? फॉरेन फंडिंग वाला मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है, आपको लगता है? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ सलमान साहब, उस पर भी मैं अब आपको बता दूं। आपको पता है कि कल से जो आता है इनकी कॉज लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन की, उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग नहीं लिखा, प्रोहिबिटेड फंडिंग। जी जी जी। जरा प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में फर्क समझा कर हम थक गए। अच्छा। अब जब से आपने कभी सुना है कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग के अंदर जो है वो फारिग हो रही है, जब से अतर मिनल्ला साहब ने इसके ऊपर रूलिंग ये दी है कि जी सारी पार्टियों का केस इकट्ठा सुना जाएगा, सारी पार्टियों का फैसला इकट्ठा होगा, तो क्यों इतनी खामोशी हो गई है? क्यों मीडिया ये सवाल नहीं करा कि रोज डे बाय डे की हेयरिंग करे, तीनों पार्टियों का की इकट्ठी चलाए, देखे स्टेट बैंक की रसीदें किसने जमा कराई और किसने जमा नहीं कराई, ये भी पता करे किसने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए। अच्छा। ये भी पता कराएं कि बाहर से किस किस को फंडिंग आती रही है, ये भी पता कराएं कि लॉबिस्ट को कौन सी पार्टी जो है वो हायर करती रही है यूएस के अंदर अपना इक्तदार हासिल करने के लिए। तो ये बातें इतनी आसान नहीं है। जब चीजें सामने आ रही हैं तो सबके सामने आए, और अब वही फॉरेन फंडिंग केस प्रोहिबिटेड फंडिंग केस बन गए जब हम कहते थे कि प्रोहिबिटेड क्योंकि टाइम की किल्लत है इसलिए मैं माजरत की माफी मैं चाहता हूं, लेकिन जनाब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आलिया हमजा मलिक साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह तवील एक इंटरव्यू करेंगे आपके साथ। लेकिन जनाब आखिर में जाने से पहले आज डीजी आईएसपीआर की जानिब से वजाहत सामने आई है। डीजी आईएसपीआर ने कहा है कि हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि जनाब फौज को सियासत में हरगिज ना घसीटा जाए। कल गुज़िश्ता रोज आप सब जानते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी एक बयान दिया था और उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम बतौर इदारा काफ़ी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। बतौर मुल्क हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अफवाज मशरकी मगरबी और तमाम सरहदों पर जनाब अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। तो जनाब दरख्वास्त है हमारी सियासत में हमको ना घसीटा जाए। ये आज डीजी आईएसपीआर की वजाहत सामने आई थी। तो प्रोग्राम में ख़त्म करने से पहले इस वजाहत को पेश करना लाजमी था, ज़रूरी था। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही। कल आपसे 11 बजे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।